चुनाव आयोग द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों को डेट शीट मिल गई है। जैसे स्कूली बच्चे अपनी परीक्षा के लिए पूरे साल भर तैयारी करते हैं और परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं, उसी तरह राजनीतिक दल भी अपनी परीक्षा के लिए 5 साल तैयारी करते हैं। जिसे जनता चुनती है वो पास हो जाता है और जिसे नहीं चुनती वो दोबारा तैयारियों में लग जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्द्वानी लाइव और मेरा नाम है हर्षित पांडे। हल्द्वानी लाइव आप तक चुनाव से संबंधित हर अपडेट पहुंचाता है। चुनाव का इतिहास हो या भविष्य की चुनाव संबंधित संभावनाएं, इन पर हमारी खासा नजर रहती है। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव को बेहतर ढंग से समझने और हर वोटर को उसकी इंपॉर्टेंस, महत्वता का अंदाजा दिलाने के लिए हमने पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 17वें लोकसभा चुनाव तक महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों से आपको परिचित कराने के लिए यह सीरीज शुरू की है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के तीसरे लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, 1962 में आयोजित हुआ यह तीसरा लोकसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज के समय जहां सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से जनता को सरकार और अन्य विपक्षी दलों की मंशा, सफलता और मुद्दों के बारे में जानकारी मिल जाती है, वहीं 1962 के दौर में ये सब माध्यम उपलब्ध ना होने के बावजूद एक ऐसी पार्टी थी जिसने लोकसभा में लगभग 3/4 बहुमत यानी 70% लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक दल था जिसने 1962 में 18 राज्यों की 494 सीटों में हुए लोकसभा चुनाव में 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे थे और उनमें 361 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। इन 494 सांसदों के अलावा 14 सांसद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए थे। उस समय भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या केवल 6 तक ही सीमित थी, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस को देश भर में 44.72% वोट मिले थे। चुनाव जीतकर पहले नंबर पर आने वाली कांग्रेस और दूसरे नंबर पर आने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच 332 सीटों का अंतर था। बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 361 सीटों पर जीत हासिल कर पहला स्थान अपने नाम किया था, तो वहीं दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल 29 सीटें जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया था। इनमें जनसंघ एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने 196 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन जनसंघ के वे नेता आने वाले सालों में देश में होने वाले बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात इसमें यह है कि जिस समय न टीवी, न रेडियो और तो और फोन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, उसमें भी कांग्रेस ने इन सब सीटों पर जीत कैसे प्राप्त कर ली। आजादी मिलने के बाद 2 चुनाव में हिस्सा ले चुकी भारत की जनता किस आधार पर अपने वोट किसी दल को देती थी, इसी के साथ महिला प्रत्याशियों के बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी उस समय केवल मीडिया के पास थी। अखबार, नुक्कड़ सभा जैसे कुछ ही माध्यम थे जिनसे उस समय जनता गुलामी के बाद भारत को लोकतंत्र के रूप में जो वरदान मिला था उसे समझने का प्रयास कर रही थी। और कांग्रेस में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व पर अपना विश्वास दिखा रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से लड़ा था। नेहरू को फूलपुर की जनता ने लगभग 1,19,000 वोट देकर चुनाव जिताया था। इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि तब उत्तराखंड की स्थापना नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि तीसरे लोकसभा चुनाव में जीत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री को हमारे ही राज्य ने चुना था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1962 में लोकसभा की लखनऊ और बलरामपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जिनमें उन्हें जीत नहीं मिल सकी। हालांकि 1957 में वाजपेयी ने बलरामपुर सीट से जनसंघ को जीत दिलाई थी। 1962 में उत्तर प्रदेश की 86 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। उत्तराखंड की स्थापना के बाद देखा जाए तो इन 86 सीटों में से उत्तर प्रदेश को 80 और उत्तराखंड को 5 लोकसभा सीटें मिली। महिला प्रत्याशियों की बात करें तो तीसरे लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय और अन्य दलों से कुल मिलाकर 66 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के कारण इन 66 महिला उम्मीदवारों में से 33 कांग्रेस की और जनसंघ की 3 महिला उम्मीदवारें थी। उस समय आजादी से कुछ ही समय पहले परिचित हुए भारतीय मतदाताओं ने 66 में से 31 महिला उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि चुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इन 66 महिला उम्मीदवारों में से अकेले 14 महिला उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसी के साथ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने 1962 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। यह बात तो बिल्कुल सच है कि जनता और राजनेता एक नदी के 2 छोर पर होते हैं।
और उस नदी में जनता की उम्मीद, समस्या, सराहना, सुझाव के साथ साथ राजनेताओं के प्रयास, योजना, दूरदृष्टि, सफलता, चुनौती और कई बार विफलता की भी लहरें समाहित होती हैं। ऐसे में जनता और राजनीति के बीच सीधा और आसान माध्यम यानी पुल बनता है मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जहां नेता जनता से सीधे बातचीत कर सकते हैं, वहीं जनता भी अपने सुझाव और आवश्यकताएं राजनीतिक दलों तक पहुंचा सकती है। यही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है और इस शक्ति से हमारे देश को जितना बल 1962 से अब तक मिला है, उससे कई गुना ज्यादा भविष्य में भी मिले, आज के हर मतदाता की यही आकांक्षा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपना कमेंट करके जरूर बताएं और चुनाव से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करें हल्द्वानीलाइव.com। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।